डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं। उस दिन हमने सेकंड ईयर का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने अर्लियर इंट्रोडक्शन पढ़ा था अबाउट रिस्पायरेशन के रिस्पायरेशन क्या होती है। तो आज हम उसको मज़ीद आगे एक्सप्लेन करेंगे और उसके अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम अपने टॉपिक को रिव्यू कर लेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ा था। हमने रिस्पायरेशन को स्टार्ट किया था। रिस्पायरेशन क्या होती है? बेसिकली हमारी बॉडी बिलियंस काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। तकरीबन कहते हैं कि 7.3 ट्रिलियंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं जो कि हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं। अब इस 7.3 ट्रिलियन जो हमारे पास सेल है, इनको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? एनर्जी। अब इनको एनर्जी जो है वो किस प्रोसेस के ज़रिए मिलती है? वो है हमारे पास रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल को एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी क्या करेगी? वर्क करेगी। अदरवाइज अगर हमारे सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे सेल वर्क जो है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी डिकम्पोजिशन का शिकार हो जाएगी। तो इस रिस्पायरेशन को आगे हम मजीद कंटिन्यू करते हैं और हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सर्विस। तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास एक बेसिकली प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कि उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें, या रिस्पायरेशन के प्रोसेस को हमें चलाने के लिए इन प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। वो पहली जो प्रॉपर्टीज हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस की होनी चाहिए। बेसिकली अगर हम रिस्पायरेटरी सरफेस को एक्सप्लेन करें, क्या है हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस? The area where gaseous exchange occurred with environment. दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं। एरिया where gaseous exchange occurred with environment is called as respiratory surface. यानी अगर आप देखें, हम बात कर रहे हैं किसकी? गैसेस की। तो मेनली हम किन गैसेस को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को फोकस कर रहे हैं। बेसिकली ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और इस ऑक्सीजन की हमारी बॉडी के अंदर जाने की वजह से कौन सा प्रोसेस होगा? एरोबिक रिस्पायरेशन होगी। और इस एरोबिक रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की मदद से हो रही है, इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज बनेगी? एटीपीज, जिसको हम एनर्जी करेंसी का नाम देते हैं। जब ये एटीपीज बनेंगे, इसको यूटिलाइज कौन करेगा? सेल यूटिलाइज करेगा और सेल अपनी फंक्शनिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली अगर सेल के एनर्जी की बात करें तो उसको एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ पे पड़ी हुई है? विद इन एनवायरनमेंट के अंदर पड़ी हुई है। और एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कितनी है? 0.21% के साथ ये ऑक्सीजन जो है वो विद इन एनवायरनमेंट के अंदर पड़ी हुई है। अब ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर पड़ी हुई है, इसको हमने एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर मूव करवाना है, और इसके मूव करवाने के प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं? एक ब्रीथिंग मैकेनिज्म होता है जिसके रिस्पॉन्स में हम गैसेस को इन्वर्ट मूव करवाते हैं। तो होप करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, एरिया where gaseous exchange occurred with environment। यानी हम जब environment से सांस को लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई एरिया है जो कि गैसेस को हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाता है? मूव करवाता है। उस एरिया को जो कि एनवायरनमेंट से गैसेस को लेता है और हमारी बॉडी के अंदर मूव करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सरफेस का नाम देते हैं, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। The area or a point where gaseous exchange occurred within our body is called a respiratory membrane or respiratory surface। अब आपके माइंड में यही होगा कि रिस्पायरेटरी सरफेस या रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से आर्गन आते हैं या कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। तो उसके अंदर जो आर्गन या उसके अंदर जो हमारी बॉडी के पार्ट इन्वॉल्व है वो है, पहली जो चीज है वो है हमारे पास अल्वियोलाई।
अल्वियोलाई क्या होते हैं, अगर आप लंग्स के ऊपर फोकस करो तो लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। क्या होते हैं? एयर सैक्स या गुब्बारे होते हैं छोटे छोटे। हम जब सांस लेते हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मूव करती हुई गैसेस कहां पे चली जाती है? विद इन अल्वियोलाई के अंदर चली जाती है। और अल्वियोलाई को यहाँ पे अगर आप देखें तो जब गैसेस अल्वियोलाई के अंदर गई हैं तो ये जो इसकी वाल है, ये इसकी वाल जो नजर आ रही है, ये आपके लिए एक्ट कर रही है या बना रही है क्या चीज? रेस्पिरेटरी सरफेस को बना रही है। अब गैसेस अल्वियोलाई के अंदर है, अल्वियोलाई से गैसेस जो है वो मूव करेंगी किसके अंदर? यहाँ पे जो लंग्स होती है, लंग्स के की वाल के अंदर, लंग्स की वाल के अंदर थिन हेयर लाइक ब्लड ब्रांचेस होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? कैपिलरीज का नाम देते हैं। आई बात समझ? ये जो कैपिलरीज विद इन द वॉल ऑफ लंग्स पड़ी हुई है, इन कैपिलरीज के अंदर क्या चीज पड़ी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपने समझना है किसको? रेस्पिरेटरी सरफेस या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को। अल्वियोलाई के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है? ऑक्सीजन। ये कहां से हमने लिए? विद इन द एनवायरनमेंट थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जब अल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन पड़ी हुई है, सेम उसके अपोजिट, बिल्कुल यहाँ पे अल्वियोलाई है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे कैपिलरीज पड़ी हुई है। कैपिलरीज के अंदर क्या चीज पड़ा हुआ है? ब्लड। और ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो वाला ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। आपने एक नेचुरल मैकेनिज्म पढ़ा है, वो नेचुरल मैकेनिज्म क्या होता है? गैसेस आर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है किसके अंदर? विद इन द कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए अल्वियोलाई के अंदर आएगी और अल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगी विद इन द कैपिलरीज यानी ब्लड के अंदर। अब आपको सिंपल मैं यहाँ पे बता दूं क्या हुआ है कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे कैपिलरीज की तरफ मूव हुई है और कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव की है टुवर्ड्स द अल्वियोलाई। प्रोसेस कौन सा हुआ है? यहाँ पे डाइफ्यूजन का प्रोसेस। अब आप सिंपल समझो, ये सपोज करो ये कैपिलरीज है आपके पास, ये दरमियान में एपिथेलियल सेल्स और यहाँ पे ये क्या चीज पड़ी हुई है? अल्वियोलाई पड़ी हुई है। अगर हम यहाँ पे देखें अल्वियोलाई के अंदर क्या चीज है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लड के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डाइफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे अब आपने रेस्पिरेटरी सरफेस को समझना है तो यहाँ पे आप ये देखो, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। यहाँ पे अगर आप कैपिलरीज की ये वाल देखो, ये क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट कर रही है। आई बात समझ? तो हम रेस्पिरेटरी सरफेस जो आपके लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली अगर आप दो चीजों को माइंड में रखो तो एक अल्वियोलाई और एक कैपिलरीज को माइंड में रखो कि कैपिलरीज की वाल जो है वो भी आपके पास रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट कर रही है और अल्वियोलाई की जो वाल है जो विद इन द लंग्स पड़ी हुई वो भी आपके तौर पे रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां से हमारे पास जो एनवायरमेंटल गैसेज हैं वो वन डायरेक्शन से टू अनदर डायरेक्शन क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम देते हैं। आई बात समझ? या इसको रेस्पिरेटरी सरफेस भी कह सकते हो या इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि अल्वियोलाई की आउटर मोस्ट वॉल है ना, तो उसको हम मेम्ब्रेन ही कंसीडर करते हैं। कैपिलरीज की आउटर मोस्ट वॉल उसको मेम्ब्रेन ही कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन हुई है गैसेस की वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन हुई है और अक्रॉस द मेम्ब्रेन होने की वजह से उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का। आपको ये बात क्लियर हो? फिर उसके बाद इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी सरफेस या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो वो एक्यूरेटली काम करेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट है जो कि हमें बताते हैं कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर ये जब पॉइंट होंगे तो वो एक्यूरेट और विलिड वे के साथ क्या करेगी? गैसियस एक्सचेंज करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम उसका एक पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास उसका आ जाता है, मेम्ब्रेन मस्ट बी परमिएबल। मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए हमारे पास? परमिएबल होनी चाहिए। परमिएबल से हमारे पास क्या हो रहा है?
कि मींस अगर आप यहाँ पे इसको फोकस करें, हम यहाँ पे इस डायग्राम को जूम इन कर लेते हैं, ये अल्वियोलाई है। परमेबिलिटी से क्या मुराद होनी चाहिए कि इसके अंदर माइन्यूट किस्म के पोर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? छोटे छोटे सुराख होने चाहिए। जब अल्वियोलाई यहाँ अल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन आएगी और वो हाई कंसंट्रेशन के साथ होगी, तो दे मस्ट बी मूव फ्रॉम दैट होल्स। वो छोटे छोटे सुराख से क्या करेगी? मूव करेगी। सिंपल अगर हम इसको लैंग्वेज में कहें कि जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए उसके अंदर टिनी होल्स होने चाहिए, छोटे सुराख होने चाहिए। जब उसके अंदर छोटे सुराख होंगे तो जब गैसेस हाई कंसंट्रेशन के साथ वहां पे जमा होगी तो वो मूव करने के काबिल होंगी। तो पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा, मेम्ब्रेन मस्ट बी परमिएबल, यानी उसके अंदर गैसेस को या मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाने की उनके अंदर क्या हो? एबिलिटी। दूसरा पॉइंट है, मस्ट बी थिन फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन। थिन से क्या मुराद है? देखो, अगर हम यहाँ पे इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें, यहाँ पे अगर ये जो मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये मेम्ब्रेन, अगर ये मेम्ब्रेन हमारे पास मोटी होती, इसकी विड्थ या इसका जो एरिया है वो हमारे पास ज्यादा होता है। अब इसकी मैं विड्थ बता रहा हूं, ये ज्यादा होता है, तो गैसेस जो है वो मूव करने में थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती थी। लेकिन दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सर्फेस के अकॉर्डिंग कि ये जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए जहां से गैसेस मूव करनी चाहिए, वो हमेशा के लिए मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए। उसका डायमीटर जो है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब आपके माइंड में यही बात आएगी कि उसका डायमीटर फिर कितना होना चाहिए? उसका डायमीटर जो है वो हमारे पास राउंड अबाउट 1 mm या 1 mm से भी क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। अगर ये दोनों क्वालिटीज होंगी अल्वियोलाई के अंदर, अल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के अंदर या कैपिलरीज की मेम्ब्रेन के अंदर, तो वहां पे एफिशिएंट वे के साथ क्या होगा? रेस्पिरेशन होगी या गैसियस एक्सचेंज। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है, इट शुड बी लार्ज सरफेस एरिया। देखिए, कॉमन सी बात है, अगर आपके पास ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये आपके पास दूसरा है, अगर इन दोनों रूम के दरमियान में जो सेम वाल है, अगर उसकी लेंथ ज्यादा होगी, अगर उसकी लेंथ ज्यादा होगी, जब आप इस एरिया के अंदर परफ्यूम को स्प्रे करोगे यहाँ पे, तो वो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे दूसरे कमरे के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान में जो एरिया था वो क्या था? ज्यादा था। ज्यादा से ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल जो वो मूव हुए फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। सपोज करो अगर इनका एरिया जो है वो बेशक बड़ा था, लेकिन उनके दरमियान में जो पॉइंट था वो या गैसियस एक्सचेंज का जो पॉइंट था वो क्या था? छोटा। अब यहां से गैसेस जो है वो मूव करेगी कम मिकदार में दूसरे रूम की तरफ। अब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं अपने बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे। अब ये आपके पास अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई जितना एरिया जितना ज्यादा होगा, ये अल्वियोलाई जितना ज्यादा साइज वाइज ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या चीज आएगी? ऑक्सीजन आएगी। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आएगी तो सेम उसकी परमिएबिलिटी भी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। जब एरिया अल्वियोलाई का ज्यादा होगा, सेम उसके अंदर उसकी परमिएबिलिटी भी कंडीशन ज्यादा होगी, सेम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगी फ्रॉम अल्वियोलाई टू कैपिलरी। और सेम कैपिलरीज की जितनी ज्यादा लेंथ कनेक्टेड होगी अल्वियोलाई के साथ, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी किसके अंदर? टुवर्ड्स अल्वियोलाई। तो सेम जितना ज्यादा सराउंडिंग एरिया या जितना ज्यादा एक्सपोज एरिया होगा किसका? अल्वियोलाई का और कैपिलरीज का, उतनी ज्यादा क्या होगी? गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो आ जाता है गुड ब्लड सप्लाई। देखो, कॉमन सी बात है, ये अल्वियोलाई जो है ये किस से मिलके बना हुआ है? ये भी सेम सेल से मिलके बना हुआ है। और अल्वियोलाई कौन से सेल से मिलके बना हुआ है? ये भी तो एपिथेलियल सेल से मिलके बना हुआ है ना, एपिथेलियल सेल से जो इनको बना रहे हैं। अब अगर सपोज करो इन एपिथेलियल सेल को खुद ही ब्लड नहीं मिल रहा, जब एपिथेलियल सेल को ब्लड नहीं मिलेगा, एपिथेलियल सेल जो है वो आगे एरोबिक रिस्पायरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो जब वो एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे तो
विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्विलाई के सेल जो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? उनके अंदर एटीपीज नहीं बन रहे, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो उसके रिस्पॉन्स में अल्विलाई की जो मेम्ब्रेन के सेल है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और वो अपनी वर्किंग जो कि वो क्या कर रहे थे, डाइफ्यूजन कर रहे थे, गैसेस एक्सचेंज कर रहे थे, उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और ये प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यू स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास मैकेनिज्म या इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है गुड एंड प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम। इस चीज को एक्सप्लेन इस तरह हम करते हैं, देखो हमने कहा था कैपिलरी से क्या चीज मूव कर रही है अल्विलाई के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, और अल्विलाई से क्या चीज, ऑक्सीजन मूव कर रही है विद इन द ब्लड कैपिलरीज के अंदर। सपोज करो कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके अंदर आ गई है, अल्विलाई के अंदर। अब ये हमेशा के लिए अल्विलाई के अंदर नहीं पड़े रहेगी, आप सिंपल इस प्रोसेस को समझो। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, हम गैसेस को इनवर्ड मूव करवा रहे हैं, ऑक्सीजन को, अदर गैसेस को हम अपनी बॉडी के अंदर इनवर्ड मूव करवा रहे हैं, जिसको हम इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन जो है वो हमारी अल्विलाई से किस में चली जाती है, ब्लड के अंदर चली जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्विलाई के अंदर आती है। सेम ही जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अल्विलाई के अंदर ज्यादा होती है, हम क्या करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, और एक्सहेलेशन के रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर अनयूजुअल गैसेस जो हमारी लंग्स के अंदर अल्विलाई के अंदर पड़ी थी उनको हम क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। सेम आप इस बात को समझें कि गुड एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम उसको भेज रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा हो जाती है हम उसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा, जिसके रिस्पॉन्स में कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल नहीं हो रही। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, फिर हम ऑक्सीजन को इनवर्ड मूव करवाते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है लंग्स अल्विलाई के अंदर, हम उसको बाहर एक्सहेल आउट कर देते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं किसकी, रेस्पिरेटरी सरफेस। तो जब ये रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी तो उस वक्त विलिड वे के साथ हम क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करेंगे, और जब गैसियस एक्सचेंज एक्यूरेट वे के साथ होगी हमारे सेल जो है वो पोटेंशियली ग्रो करेंगे, हमारे सेल की एनर्जी डिमांड पूरी होगी, और उस वक्त जो है वो हमारी बॉडी क्या करेगी, अपने वर्क को एक कांस्टेंट वे के साथ आगे कंटिन्यू करेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में जो हमने पढ़ा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में जो हमने चीजें पढ़ी हैं, ये आपको कन्वे हुए होंगे। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे मिस हो भी जाता है या आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आएगी।